can keep the updates of the job, then ultimately you can apply that. If you're applying for 10 jobs, then out of 10 exams, you will get selected in a couple of examinations, right? So this should be your strategy. If you're not looking out for a civil services, तो ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं देख रहे तो आपको क्या करना है, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मीडियम लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड यू नीड टू बी अश्योर दैट मैक्सिमम फॉर्म फिल करो, ट्राई टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स. ओके, जितने ज्यादा फॉर्म भरोगे उतने ज्यादा एग्जाम्स, जितने ज्यादा एग्जाम्स दोगे उतने सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा. ओके, सो दैट थिंग यू कीप इन माइंड. बहुत सारा इंटरनेट के ऊपर से जॉब अपडेट्स तो आते हैं बहुत सारे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट स्टिल इफ यू कैन जॉब अपडेट्स कुछ चाहिए तो बाद में आपको ग्रुप में वगैरह आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जॉब अपडेट्स विल बी विजिबल. सो थोड़ा सा चालू करते हैं, एक इंडक्शन के साथ थोड़ा चालू करता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली थोड़ा वगैरह जो दो चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है. यस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, सो मैंने फिर से एक बार रिफ्रेश कर दिया. सो पहले इंडक्शन देख लेते हैं. आई नीड टू शो यू द इंडक्शन. फाइन, सो लेट्स सी. तो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं. व्हेनेवर आई विल शेयर द स्क्रीन, एक पीपीटी आई विल शेयर. विजिबल है ये पीपीटी सबको? यस सर. ओके, सो देखो अभी एक बार फिर से देखते हैं. इट माइट बी अ रिफ्रेशर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो पहली बात तो आपको व्हाई यू शुड गो फॉर अ पब्लिक सेक्टर जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स, ये आपको पहले विजन क्लियर होना चाहिए. सो सम गवर्नमेंट जॉब, अभी हम यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तो बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देखोगे आप, जैसे आप देख रहे हो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबी, पोस्ट पावर एंड सोशल प्रेस्टीज इज देयर ऑलवेज. ओके, पावर एंड सोशल प्रेस्टीज इज ऑलवेज देयर इन दैट केस. सो व्हीकल, फॉरेन टूर्स, बाकी ये जो भी चीजें हैं, व्हीकल, फॉरेन टूर्स, स्टडी लीव्स, लाइफ टाइम पेंशन, ये सब चीजें तो है ही. देन डिपेंड्स ऑन द बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, सो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, ये सब चीजें हैं. लीगल सेफगार्ड, सम टॉप लेवल ऑफिसर्स गेट अ लीगल सेफगार्ड, कैन अप्लाई फॉर स्टडी लीव फॉर 2 to 4 years इन अ रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी. फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप स्टडी लीव्स आप अप्लाई कर सकते हो. एंड लाइफ टाइम पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आल्सो यू विल बी गेटिंग. ओके, अभी देखो पैटर्न क्या होता है. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप देखते हो तो पैटर्न प्री मेंस इंटरव्यू का पैटर्न रहता है. यू माइट बी नोइंग दैट पब्लिक सेक्टर बैंक देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखोगे, और सिविल सर्विस में तो है ही, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो मेनी कैंडिडेट्स गिव द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. बहुत सारे कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसके अंदर, राइट. देन apart from that there are staff selection commission exam. There is staff selection commission where tier 1 tier 2 ऐसा भी बाइफर्गेशन होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोटिफिकेशन, आवाज प्रॉपर्ली आ रहा है ना सबको? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज लग रहा है, बट इज इट प्रॉपर वॉइस? सर ऑडिबल है सर, ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है. ऑडिबल है ना? ओके, ठीक है. सो
हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम रहने दो, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन ही पढ़ते नहीं है। ओके, तो खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट कॉल करते हैं कि सर कौन सा वैकेंसी आया है बताओ। ओके, सो एवरीथिंग इज दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, मतलब थोड़ा भी गूगल के ऊपर थोड़ा सेल्फ अगर आप ये करते हो कि व्हाट आर द रिसेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओनली थिंग इज दैट द स्पून फीडिंग कंसेप्ट जो है दैट यू शुड अवॉइड, कि सब यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ओके, तो इसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना नेसेसरी है, सो दैट क्लैरिटी आ जाएगा अच्छी तरीके से। जो क्लैरिटी आपको चाहिए कि चलो किस तरीके से एग्जाम रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम होगा, आगे जाके क्या होगा, ये सब चीजें आपको उसमें पता चलेगी। अभी देखो, जो भी बैंक पीओ एग्जाम्स एंड ऑल दोस थिंग्स है, थोड़ा सा रिफ्रेशर है, कुछ नए स्टूडेंट है, उनको भी इंडक्शन हो जाएगा। तो डिपेंड्स, अच्छा क्वालिटी का अगर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो एकोमोडेशन एंड अदर थिंग्स जो भी है, कैंटीन, पेंशन, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, एंटरटेनमेंट, क्लीनिंग, ये सब चीजें आपको दी जाती है। ओके, फर्नीचर, रेम्यूनरेशन, व्हीकल, कोई है क्या आया है? ओके, सो व्हीकल, चिल्ड्रन, जो भी मतलब व्हाट एवर एक्स्ट्रा अलाउंसेस आर देयर, वो अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। पावर डेफिनेटली, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हो तो जब ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हो, तो देन डेफिनेटली यू गेट अ पावर, राइट, टू एक्सेप्ट द लोन, टू गिव द लोन्स। एक पावर यू एक्सपीरियंस जब आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हो, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के बाद, राइट। तो दे ग्रॉस सेल की, बिकॉज सो मेनी इंपॉर्टेंट पीपल कम टू मीट यू, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलने को आते हैं, पॉलिटिशियंस आर देयर, मिनिस्टर्स आर देयर, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के करंट अकाउंट रहता है, तो उसके रिगार्डिंग लोग, मतलब इट इज अ वेरी क्रूशियल टास्क। कभी आप जाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते होंगे, तो वहां पर जो ब्रांच मैनेजर होगा, ही इज द बिजिएस्ट पर्सन। एसबीआई या कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाओगे, तो उधर का जो ब्रांच मैनेजर रहेगा, दैट इज द बिजिएस्ट पर्सन, एंड आई विल से इट इज अ टफ जॉब। टफ जॉब है वो। एंड टफ जॉब इसके लिए कि एवरी प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट, हर कस्टमर का प्रॉब्लम डिफरेंट है, एंड प्रॉब्लम आर सो क्रिटिकल, कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहते हैं। आप कभी बैंक में जाओगे तो समझ में आएगा कितने सारे लोगों की, एंड इसीलिए दिस एग्जाम्स आर कंडक्टेड। That's why these exams are conducted. That we should get a candidate who is intellectually as well as mentally prepared for the job, which is important. तो intellectually और mentally अगर आपको prepare, ये अभी आपका preparation में क्या होना चाहिए, that you should prepare yourself intellectually as well as mentally. दोनों तरीके से खुद को प्रिपेयर करोगे तो ये एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली यू विल सस्टेन इन दैट बैंक जॉब्स आल्सो, बैंक जॉब प्रेशर्स आल्सो यू विल सस्टेन। मतलब बैंक एम्प्लॉय ऐसा है कि टाइम पास करने का मौका ही नहीं है। चलो सॉफ्टवेयर आईटी में कुछ लोग रहेंगे या कुछ कोई कोई जॉब रहेगा सेल्स मार्केटिंग का, तो थोड़ा बहुत तो आप टाइम पास जॉब में कर सकते हो, राइट। थोड़ा चांस है, थोड़ा बात कर लिया फ्रेंड के साथ, थोड़ा चिट चैट कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर कपल ऑफ मिनट्स, दो स्कोप रहता है उसमें। और बैंक जॉब में ये स्कोप है क्या? बैंक जॉब्स में स्कोप पॉसिबल है क्या? इतना सारा क्यू रहता है, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो लोग आते हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो गया कि दूसरा आया। सो इट इज अ टायरिंग जॉब। मतलब आप देखते होंगे एम्प्लॉय की क्या हालत होती है वहां पे, बट अल्टीमेटली रिटर्न्स आर आल्सो देयर, अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, करियर सिक्योर्ड हो जाता है आपका, राइट। सो ये मतलब थोड़ा है मतलब मेहनत करोगे, हार्ड वर्किंग है, तो बैंक जॉब्स आर वेरी नाइस जॉब्स, एंड आपको प्रॉपरली स्टडी करोगे, ट्रेनिंग प्रॉपरली लोगे, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपरली पता होगा, तो यू विल सस्टेन इन द बैंक जॉब्स। सब बहुत देखो, ये हर लेवल का फैसिलिटी मिलता है आपको। रेंट जो भी है, बिल फ्री बंगलो, गार्डनर्स, कुक, हेल्पर्स, ये चीजें इसमें भी मिलती है। व्हीकल टूर्स जो भी है, लीव्स, पेंशन, ये जो बाकी वट एवर थिंग्स आर देयर, लीव्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट आल्सो यू गेट। बाद में इसका जो बेनिफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, इसका आपको एमबीए सीईटी में भी हेल्प होगा। तो अभी तो ठीक है ये साल के लिए तो, बट आई वुड लाइक टू से दैट एमबीए का मार्केट अभी अच्छा आ गया है इंडिया में। एमबीए मार्केट इज अ, एमबीए अगर आप करते हो तो यू गेट अ गुड सैलरी, गुड जॉब, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स।
तो बीकॉम के बाद में अगर आप एमबीए करते हो तो आपको लिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाता है उसमें। देन सिलेबस तो वही है, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड, ये सब चीजें इसमें आती है। एमबीए सीईटी आपको देना है तो अप्रैल मई में एग्जाम रहता है, मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है, तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हो चाहिए तो। अभी तो जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल फॉर्म फिलअप करके जो फाइनल ईयर में है दे कैन गिव एमबीए एग्जामिनेशन, राइट। सो मैं देख रहा मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। चलो एमबीए अभी एक स्टैंडर्ड हो चुका है, चलो कोई भी जॉब है, फ्रेशर हो और आप एमबीए हो तो जॉब तो मिलना ही मिलना है। ओके, सो दैट थिंग इज देयर। देन लॉ सीईटी भी आपको चाहिए तो लॉ सीईटी का भी ट्रेनिंग अपने पास होता है। लॉ सीईटी जो क्लैट एग्जामिनेशन इज देयर, देन महाराष्ट्र लॉ सीईटी। बहुत सारे लोगों को बीकॉम के बाद बीए के बाद लॉ करना रहता है तो लॉ के लिए आपको सीईटी देना पड़ता है। उसमें सेम सिलेबस इज देयर, खाली एक सब्जेक्ट अलग होता है, लीगल एप्टीट्यूड बेसिक सब्जेक्ट रहता है। ओके, तो ये दो महाराष्ट्र अपने गवर्नमेंट के सीईटी एग्जाम्स व्हिच यू कैन गिव आफ्टर योर फाइनल ईयर, ये आप दे सकते हो। बाद में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई एग्जामिनेशन इज अ बून। आरबीआई में करियर आपका बन रहा है तो नथिंग बेटर देन दैट। मतलब आप देखते हो कि आरबीआई में देयर आर जनरली टू एग्जाम्स व्हिच आर बीन कंडक्टेड इन आरबीआई। पहला एग्जामिनेशन होता है आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और दूसरा आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो ग्रेड बी इज नथिंग बट यूर असिस्टेंट मैनेजर लेवल का मैनेजर आप बन जाते हो ग्रेड बी के अंदर। और असिस्टेंट का जो एग्जाम है एक्सटेंशन होता है तो यू बिकम एन असिस्टेंट इन अ बैंक। ओके, वेल पेड। अभी देखो सैलरी स्ट्रक्चर तो मैंने पहले भी बोला है, एक बैंक में अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड वगैरह लोगे, जनरली इट स्टार्ट्स विथ एक 7 लाख पर एनम तो मिलता ही मिलता है किसी भी इनिशियल ऑफिसर लेवल का बोल रहा हूँ मैं। जो डिप्यूटी मैनेजर वगैरह लोग रहते हैं अराउंड 7 लाख पर एनम से आपका 7 लाख पर एनम मीन्स कितना होता है जनरली, एक अज्यूम करो 40 to 50,000 रुपीज, इतना एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो दैट थिंग इज दैट। देन एनुअल सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हो क्या मैम? यस सर। सो एनुअल सैलरी, सो वो तो है दैट 7 लाख से लेके 13 लाख पर एनम तक का सैलरी बैंक में आपको मिलता है। तो जिनको चाहिए कि चलो सिक्योर लाइफ करे, मेहनत करे, सो दे शुड गो फॉर बैंक जॉब्स। जिनको ऐसा है कि हार्डवर्क करने की आदत नहीं है, टेंशन लेने की आदत नहीं है, प्रेशर लेने की आदत नहीं है, तो आदत डालनी पड़ेगी। बिकॉज यू नो वी डोंट लिव इन अ प्रेशर। कॉलेज लाइफ में हम लोग प्रेशर सस्टेन नहीं करते, मतलब प्रेशर कोई डालता ही नहीं है कॉलेज लाइफ में, हार्डली देयर इज एनी प्रेशर। ओके, फ्रीडम इज देयर इन कॉलेज लाइफ। स्कूल में मे बी प्रेशर हो सकता है, स्कूल में दैट इज गुड, दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल। अगर अच्छे स्कूल में हो, डिसिप्लिनरी स्कूल में हो तो प्रेशर लेने की आदत रहेगी तो वेल एंड गुड। बट कॉलेज में आने के बाद थोड़ा डायल्यूशन हो जाता है, स्पेशली इन ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब में प्रेशर आता है तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। अभी ठीक है, अभी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स में इतना कुछ बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मैपिंग इतना बहुत एग्रेसिव नहीं है। बट बाई चांस इफ यू गो इन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है परफॉर्मेंस मैपिंग। आपने क्या किया पिछले 1 घंटे में आपका आउटपुट क्या रहा? एक सेल्स मार्केटिंग का एक जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो आपको प्रेशर, अभी बैंक जॉब्स देखो, बैंक जॉब्स में कोई डिलिबरेटली प्रेशर डालता नहीं, बट अल्टीमेटली कस्टमर की वजह से ही प्रेशर आ जाता है। सो आई नो अ ब्रांच मैनेजर, एक नवी मुंबई में एक ब्रांच था एसबीआई का, मेरा अकाउंट था वहां पे, तो मैं जाता था तो इट वॉज अ वेरी मेसअप बैंक। मतलब बहुत ही अच्छे लोकेशन पे वो ब्रांच था, पॉश लोकेशन, फाइनेंशियल जो भी ये लोग थे बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल कंडीशन वाले, बट देयर वर नो एम्प्लॉयज एट ऑल। 1 2 3 4 से 5 एम्प्लॉय काम करते थे बैंक में, और रोज कस्टमर, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर यूज्ड टू विजिट द बैंक ड्यू टू द पॉपुलर लोकेशन। सो देखा, मतलब कोई ब्रांच मैनेजर वहां पे टिकता ही नहीं था। बट देयर वाज अ पर्सन, अभिजीत राय ऐसे उनका नाम है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर, अभी नाउ ही इज
पोस्टेड इन कुलाबा, उसने पूरे वाइस लोगों का सिग्नेचर ले लिया दैट वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर। हाँ बोलो, सर वॉइस इज क्या हुआ? क्रैकिंग समटाइम्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आई नो दैट, बट ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, दैट इज फाइन। यस सर सर आई एम गेटिंग। थोड़ा सा रिलेट भी कर लो कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि तो उन्होंने क्या किया कि इतना सारा भीड़ लगता था, मतलब एंड कस्टमर तो गाली देने में एक्सपर्ट है बैंक वालों को, तो बैंक वालों के साथ रोज झगड़ा, मतलब जब भी मैं जाता था बैंक में रोज झगड़ा देखता था वहां पे। अरे कि लोग आ रहे हैं, क्यू में खड़े हैं, कभी सर्वर डाउन है, कभी एसी डाउन है, बड़ा बहुत ही हॉरिबल इशू। आपने भी कभी फेस किया होगा, मतलब जब आप जाते हो पब्लिक सेक्टर बैंक में सब भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। प्राइवेट बैंक में ऐसा होता नहीं है, एम्प्लॉयज आर देयर, ओके, ग्रीटिंग वगैरह होता है आपका। जब सपोज एचडीएफसी में जाओगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको, आप क्या प्रॉब्लम है सर, क्या इशू है, आई डोंट नो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। सैलरी देखोगे तो एसबीआई वालों का सैलरी बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, बट अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर बैंक इज ऑल अबाउट द क्राउड, ऑल अबाउट द पब्लिक। तो उन्होंने सबका सिग्नेचर लिया दैट वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सर्विसेज, एंड ये वो उन्होंने, जो भी लोग थे 100 ऑफ लोगों का सिग्नेचर ले लिया। उसके बाद में दैट ब्रांच वाज कंप्लीटली रिनोवेटेड। इतना पूरा हुलिया बदल गया उस ब्रांच का, इंटीरियर से लेके एसी से लेके पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया पूरा। ओनली लोकेशन वाज द सेम, इंटीरियर सब कुछ अलग था। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेर डबल डबल हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो और अभी दैट ब्रांच इज वर्किंग स्मूथली, कभी भी मतलब इवन बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक से भी अच्छा वो जो भी ब्रांच था वो है। तो उसने एक स्टोरी बताया आपको कि सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स यू शुड हैव टू सस्टेन इनटू सच काइंड ऑफ जॉब्स। वो क्या करता था, सपोज कोई नॉर्मल बंदा होता था, बोले जाने दो, यहाँ से रिजाइन दे देता हूँ, दूसरी जगह पे जाता हूँ, ओके, बट ही सस्टेन, ही जो भी प्रॉब्लम था वो अच्छे ऑन पेपर अच्छे से सॉल्व किया, एंड देन यू कैन सी दैट पूरा रिस्टार्ट। तो सच काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, सच काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इनटू द। तो ये भी है। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कॉलेजेस में वगैरह, सेमिनार वेबिनार रहते हैं अपने आपके जहाँ से भी आप आते हो, वी जनरली कंडक्ट वेबिनार सेमिनार। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर क्या, व्हाट शुड वी डू। तो जनरली उनको बोलता हूँ, जिनको सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं रहती है, तो जनरली वी टेल दैट गो फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। एक 5 से 6 महीना प्रिपेयर करो, एटलीस्ट क्लेरिकल को तो टारगेट कर सकते हो एटलीस्ट, और कोऑपरेटिव बैंक्स को टारगेट कर सकते हो। सी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोऑपरेट जॉब लगना इंपॉर्टेंट है, लेट इट बी पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव, ओके। प्राइवेट के बारे में तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बिकॉज प्राइवेट में कुछ सेल्स मार्केटिंग के भी जॉब रहते हैं, फ्रंट डेस्क के जॉब रहते हैं, विच इज ऑफ नो यूज। और विदाउट एक्सपीरियंस प्राइवेट बैंक्स में अच्छा क्वालिटी का ये नहीं रहता है, उसमें पोस्ट अच्छा क्वालिटी का रहता नहीं है। उसके असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। तो ये जो भी मैंने बोला, सो सैलरी स्ट्रक्चर तो अच्छा मिल जाता है आपको, दैट्स व्हाई वी रिकमेंड। चलो कॉलेज के प्लेसमेंट से, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इतना आजकल सैलरी मिलता नहीं है। अभी देखो एडमिशन चल रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को मतलब सीट्स आर नॉट फिलिंग अप, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो अच्छा अच्छा एश्योर्ड, मतलब कौन देता है आजकल कि चलो आप ये ले लो, 6 lakhs पर एनम आपका सैलरी होगा और यू विल सस्टेन इन योर जॉब। सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली निकाल रहे हैं। एक दो तीन वार्निंग रहेगा, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3 देने के बाद एम्प्लॉय को भी पता है कि अभी वार्निंग 3 के बाद तो मैं मुझे निकल, मतलब यहाँ से छुटने वाला हूँ, तो ये पहले से ही जॉब ढूंढना चालू करता है। तो हॉरिबल सिचुएशन, मतलब कोई भी पकड़ लो प्राइवेट जॉब, ऐसा है ही नहीं कि मैंने बहुत सर्वे किया अभी, तो पॉसिबल ही नहीं है सस्टेन करना इतना सारा टारगेट, इतना सारा वर्क प्रेशर। बट हियर जो भी मेहनत, मतलब क्या है कि जितना मेहनत आप प्राइवेट जॉब में जॉब लगने के बाद में करते हो, उतना मेहनत अगर यहाँ पे पढ़ाई में थोड़ा करोगे ना, थोड़ा सा, तो आपको लाइफ पूरा बाद में तो पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा जब आप प्राइवेट कोई भी सपोज यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुआ और आपको लगा चलो 10-15 हजार का सैलरी चाहिए, तो लेट्स ज्वाइन दैट जॉब, कुछ तो आएगा। लेकिन तब जाके आपको समझेगा कि यहाँ पे तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटा काम कर रहा हूँ। बहुत सारे कंपनीज ऐसे है कि जहाँ पे 16 घंटा काम करना पड़ता है।
तब आपको समझेगा यार इतना मेहनत तो हम लोग इतना घंटा अगर पढ़ाई करेंगे तो एसबीआई क्लेरिकल तो एटलीस्ट इजीली निकल जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, बाद में प्राइवेट जॉब में जाते हैं, वहां पे उनको इतना समझ में आ जाता है कि इतना हार्डवर्क करता हूँ तब जाके मुझे इतनी सैलरी मिलती है, तो उससे अच्छा इतना हार्डवर्क में पढ़ाई में करूँ तो मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। मतलब इतना क्वांटिटी डालोगे, एफर्ट्स डालोगे, एनर्जी डालोगे तो सिलेक्ट होना ही होना है। नॉट नेसेसरी कि जिनको पहले से मैथमेटिक्स पता है, पहले से मैथमेटिक्स अच्छा है, पहले से लॉजिक अच्छा है और आपका अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स आप अपने अपने इंक्रीज कर रहे हो, आपके स्ट्रेटेजीज इंक्रीज कर रहे हो, तो व्हाई नॉट। इसमें इसका और कॉलेज का कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स है, कॉलेज में कम मार्क्स है तो यू कैन नॉट सिलेक्ट हियर। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच। ओके, देन ये सिलेबस तो आपको फॉर्मली बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को पता है, न्यू स्टूडेंट्स कुछ रहेंगे उनके लिए है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एबिलिटी, ये अपना क्या होगा, दिस इज अवर बेसिक। मतलब ये 3 सब्जेक्ट आना नेसेसरी, और इसीलिए 3 सब्जेक्ट के लेक्चर रहते हैं। अभी एक नया फैकल्टी, न्यू फैकल्टीज आल्सो वी आर अपॉइंटिंग। अभी मेरा तो आपको पता है कि अभी संडे को शिफ्ट हो गया, बट आई थिंक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए वी आर अपॉइंटेड अ वेरी नाइस फैकल्टी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाईटेक फैकल्टी है। आपको यू विल गेट ये वीक का जब शेड्यूल आएगा, ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा। सागर सर नाम की एक फैकल्टी है एंड वेरी फेमस, जो भी है अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ही डिलीवर्स द लेक्चर। तो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, तो रेगुलरिटी भी रहेगा। संडे के टाइम पे मेरा रहेगा, रेगुलर डेज में सागर सर का रहेगा। इंग्लिश का तो चल ही रहा है आपका, करंट इकोनॉमिक्स अटेंड किया करो अच्छे से। जीएस का जो एक दूसरा लेक्चर आता है आपके शेड्यूल में, दैट यू अटेंड। ओके, तो बट इन अटेंडिंग इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स इज मैंडेटरी, क्योंकि ये चार दिस 4 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन इन बैंक जॉब्स। बैंक जॉब में सस्टेन करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देखो मेंस में भी जाओगे तो जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज तो है ही, कंप्यूटर का हम लोग रख देंगे लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये है जनरल सिलेबस, जिनको पता नहीं था उनको बता दिया। राइट, निगेटिव है 1:4 का निगेटिव। चार आंसर गलत लिखोगे तो एक आंसर, मतलब यहाँ पे तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क है, तो 4 गलत लिखोगे तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, सिंपल। बट यू कैन टेक अ रिस्क, थोड़ा रिस्क इसमें ले सकते हो क्योंकि निगेटिव कम है, 0.25 निगेटिव है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ रिस्क। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना है आपको, ABCD लेवल का, CBI, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, जो भी ये जो जॉब्स है, तो उसके लिए सेंट्रल और सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं तो बोलूंगा कि जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स आते हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए मल्टीटास्किंग एग्जाम है, 12th स्टैंडर्ड के लिए आपका CHSL एग्जाम है, ग्रेजुएट के लिए CGL एग्जाम है, ऑल द एग्जामिनेशंस यू शुड गिव सो दैट, और इसका फीस भी ज्यादा नहीं रहता है, यू नो। स्टाफ सिलेक्शन, 1 second. 100 rupees exam fee. ओके, सो स्टाफ सिलेक्शन का जो भी है, ओके, Sir, I have a question about double AO, assistant audit officer. What is assistant तो audit उसमें officer? इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फॉर्म भरने का तो कुछ Sir, फिर what से is बोलो, double AO, assistant audit officer? रिपीट योर क्वेश्चन। Hello, sir, am I audible? Hello. हाँ हाँ, ये- आपका आवाज ठीक से नहीं Sir, आ रहा है, double A करते ना, post बाद होती में है डाउट लेते हैं assistant हम audit लोग। officer. once we Sir, वो क्या connect, है? once we finish we will take the doubts, okay? हाँ, LIC का भी हो सकता है, बहुत सारे पोस्ट है, वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे पोस्ट है। मुझे भी इतने पोस्ट पता नहीं है कि कितने सारे पोस्ट आते हैं। सो फॉर दैट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये तो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ आपको, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू, नए नए आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जॉब अपडेट्स आएंगे वो फॉलो करो। कैनॉट रिमेम्बर और कैनॉट टेक केयर ऑफ ऑल द पोस्ट, बट उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन पढ़ते हो सब डिटेल में दिया रहता है। माई Okay, जॉब, sir. अवर जॉब इज टू गिव यू द प्लेटफॉर्म, गिव यू द नोटिफिकेशन, जो भी पोस्ट है। अभी तो क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म बता सकता हूँ, और उससे अच्छा
आप फॉलो करो, उसमें जो भी तो ए है। बाय द वे LIC इज आल्सो द ग्रेट के ऊपर, सो LIC इज नॉट वर्किंग एज अ, एक बोलते हैं ना कि ऐसे स्लो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जैसा कंपनी ऐसा काम नहीं कर रहा है। LIC इज वेरी एग्रेसिव, आप एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हो। कोई भी पब्लिक सेक्टर का इतना LIC का होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो, LIC इज जस्ट बूमिंग एंड रॉकिंग लाइक एनीथिंग। और LIC एजेंट का पूरा हुलिया ही बदल दिया है, एंड यू अर्न अ लॉट इन LIC एज अ एजेंट ऑल्सो। तो मैं अभी बोलूंगा कि चलो इनकम रिसोर्स नहीं है आपके पास, तो जो यू कैन बिकम दैट LIC एजेंट का जो भी है। और सबको लगता है पॉलिसी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और वहां से बहुत सारी चीजें सीखोगे आप कि मतलब जिनको ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं डफर हूँ, बोलना नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता है, तो ये तो एग्जाम्स तो देना ही है आपको। बट LIC के कुछ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, LIC फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज इज बीन गिवन बाय LIC। तो LIC के ऊपर ध्यान रखो, LIC के वेबसाइट के ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, क्योंकि LIC बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी देता है आपको, एजेंट है, और बाकी बहुत उन्होंने इंक्रीज किया है अभी। ओके, तो ये है डेस्क ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर भी है आपका। आपने जो बोला अभी जो आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप ए में आता है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। कैग का भी आता है, वो कैग आपको पता होगा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, तो कैग के फॉर्मेट में भी, और कैग ऑफिसर भी ऐसे उसको बोला जाता है, ऑडिटर ऑफिसर। सब गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, आप देख, कैग इज अ वेरी पावरफुल। अभी महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार नाम का एक योजना थी, ओके, प्रीवियस गवर्नमेंट में, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कैग ने ये दिया है, ऑब्जेक्शन दिया है। सो दैट इज अ गवर्नमेंट ऑडिटर बॉडी, और उसके अंदर आप जब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो, तो दैट इज वन ऑफ द टॉप लेवल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी टॉप लेवल की पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, देन ये तो है, मैंने बोला कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रहता है, 6 मंथ जॉब, 12 मंथ सैलरी। तो नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज आर लेस, मे बी प्रेशर, देखो प्रेशर नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्क आवर्स के फॉर्मेट में प्रेशर नहीं रहेगा आपका प्रेशर रहेगा मतलब हाई लेवल केसेस हैंडल करने पड़ते हैं आपको, जैसे अभी ड्रग्स का केस चल रहा है, NCB का, तो सच हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो मीडिया एंड अदर थिंग्स ये प्रेशर रहता है, बट नंबर ऑफ वर्क आवर्स और इसका प्रेशर नहीं रहता है। सैलरी देखोगे अराउंड 60,000 से आपका सैलरी शुरू होता है, ग्रेड A लेवल ऑफिसर, बट अलाउंसेस एंड ऑल आर वेरी हाई लेवल अलाउंसेस आता है। स्टाफ सिलेक्शन CHSL रहता है 12th स्टैंडर्ड के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क। अभी आपको लगता है कि सर छोटा मोटा जॉब थोड़ा इजीली लग जाए, तो CHSL का एग्जाम दे दो 12th के बेसिस के, अभी भी दे सकते हो, यू आर एलिजिबल। जो लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, इनको एक्सपीरियंस लेना है कि चलो सर गवर्नमेंट जॉब का मुझे एक्सपीरियंस लेना है, हाउ टू गिव द गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप CHSL का एग्जाम इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। 12th स्टैंडर्ड इज अ बेसिक क्वालिफिकेशन। ओके, मल्टीटास्किंग 10th के बेसिस के ऊपर मल्टीटास्किंग का एग्जाम रहता है उसके। अच्छा सैलरी 22,000 रुपीज सैलरी फॉर इवन फॉर दैट मल्टीटास्किंग ग्रेड ऑफिसर एज वेल। देन जूनियर इंजीनियर्स कोई है तो बहुत पैशनेट है आपको इंजीनियरिंग के लिए, तो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट रहता है, एंड यू कैन क्वालिफाई इन दैट पोस्ट, राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बैंक के बारे में मैंने तो बताया आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में एंड ऑल। स्टाफ सिलेक्शन के बारे में क्या है कि टियर स्टेजेस आर देयर, टियर। ओके, जैसे कि आप 2019 का देख सकते हो कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। नाउ इट डिपेंड्स फॉर अ पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो टायर 4 एग्जाम इज ओनली फॉर टैक्स असिस्टेंट। ओके, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट वगैरह जो भी है वो दैट इज ओनली फॉर टैक्स असिस्टेंट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये स्टेजेस टायर 4 है। सो अभी देखो टायर और वाई टायर टियर वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे, why the tier word is there? बैंक एग्जामिनेशन देखोगे तो प्री मेंस इंटरव्यू स्टेज है, यहाँ पे टियर 1, टियर 2, टियर 3 का मतलब क्या है, क्या नहीं, किसी को पता है क्या? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री मेंस इंटरव्यू एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टियर 1, टियर 2, टियर 3? Sir, it is similar as a pre-mains. Pre in the sense pre similar to tier 1. Tier 2 is the means mains. और टायर 3 इट मींस आपका ऐसे राइटिंग टेस्ट जो क्वेश्चंस ये होते हैं, तो दैट इज दिस।
यस। सर तो अभी जनरली, हाँ बोलो। सर मैं मेरा क्या मतलब है कि टीयर 1 टीयर 2 में आई मीन ऑनलाइन एग्जाम यानी प्रीलिम्स ऐसे आता है ना, प्रीलिम्स यही ना, ये है ना टीयर 1 टीयर 2 का? हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। देखो सेम ही होगा, ऑब्जेक्टिव काइंड का ही होगा, बट वो डिफरेंस इज टीयर 3 का? प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है बैंक पीओ, हाँ वही बोल रहा हूँ, बैंक पीओ में जो प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है ना, उस कंसीडर नहीं किया जाता है, उसके मार्क्स नहीं कंसीडर किए जाते हैं आपके सिलेक्शन में। ओके। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस के ऊपर बैंक एग्जाम में सिलेक्शन होता है। 80-20 रेशियो रहता है, मतलब मेंस का 80% वेटेज होगा, इंटरव्यू का 20% वेटेज होगा, एंड वो मिक्स करके आपका एक फाइनल 100 स्केल के ऊपर आपका स्कोर होता है, उसके बेसिस के ऊपर यू गेट सिलेक्टेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। टीयर यहाँ पे क्या है कि टीयर 1 केवी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, टीयर 2 केवी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, टीयर 3 केवी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। सीजे। सो फॉर सिलेक्शन यहाँ पे सभी स्टेजेस, टायर, ऑल द टायर्स स्कोर्स विल बी कंसीडर्ड फॉर अ फाइनल सिलेक्शन। ओके। ऑफ कोर्स एंड फिल्ट्रेशन भी है, टीयर 1 में जो लोग सिलेक्ट होंगे वही टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 में जो सिलेक्ट होंगे वही टीयर 3 में जाएंगे। अभी टीयर 3 टीयर 4 डिपेंड्स, देयर आर सम डिफरेंट पोस्ट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट के लिए जाना है आपको। जैसे टीयर 4 देख सकते हो कि कंप्लीटली डिपेंड ऑन सम स्पेसिफिक पोस्ट ओनली। ओके, जैसे तो पोस्ट वाइज भी है उसके अंदर, सम बहुत सारे पोस्ट ऐसे है कि टीयर 1 टीयर 2 में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, टीयर 3 बहुत सारे पोस्ट के लिए टीयर 3 है भी नहीं। पोस्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे, सीबीआई, इनकम टैक्स, एक्साइज एंड अदर थिंग्स, ए बी सी डी लेवल पोस्ट, तो डिपेंड्स ऑन द पोस्ट ऑल्सो। बट ये स्टाफ सिलेक्शन को टीयर क्या है ये पता होना चाहिए। 1:4 निगेटिव, ऑफकोर्स 1:4 निगेटिव है, इंटरव्यू नहीं है, सबसे बड़ी बात स्टाफ सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू इज नॉट देयर। यू कैन, तो एक जिनको इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस कम है लेकिन टैलेंट है जिनके पास, तो दे शुड टारगेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इंटरव्यू नहीं भी आता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव द सेशंस, वी गिव द सेशंस वेयर इंटरव्यू किस तरीके से टैकल करना है, कैसे आंसर देना है, हाउ टू गिव द डिप्लोमेटिक आंसर सो दैट देयर विल नॉट बी मेनी क्रॉस क्वेश्चंस, सच काइंड ऑफ टेक्निक्स वी टेल इन इंटरव्यू एज वेल। ओके, देन सिलेबस देखोगे तो नॉर्मल है अपना, वही जो पब्लिक सेक्टर बैंक का सिलेबस है वही सिलेबस है, बट हियर देयर इज वन एक्स्ट्रा थिंग दैट जनरल अवेयरनेस, एक एक्स्ट्रा पेपर आएगा आपको, जो जनरल अवेयरनेस मेंस एग्जाम में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मेंस एग्जाम में है जनरल अवेयरनेस, बट यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि वो प्रीलिम्स में भी डाला गया है। सो रीडिंग द न्यूज़पेपर एज वेल एज योर मैगजीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम। ओके, टीयर 2 अभी एग्जाम, टीयर 2 का भी देखो, अभी एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। ओके, सब्जेक्ट्स आर सेम ओनली, तो ये सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं आपको, क्वांट, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स। ओके, जीएसओई जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है तो ये स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट के लिए टॉप एग्जामिनेशन, मतलब अगर कोई किसी ने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे जाना चाहिए उस ग्रेजुएट को, रादर देन डूइंग, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट्स को ये पता भी नहीं रहता है, तो आपका कोई दोस्त रहेगा तो उसको बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है सीजीएल, जिसमें आप लोगों के लिए स्पेशल पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके, देन दैट्स इट ऑल अबाउट। तो ये मैंने बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के बारे में। अभी कुछ पिछले हफ्ते ही इसका एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स जो है इसका अपडेट होना नेसेसरी है, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं इवन, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि फॉलो करना, कोई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनको ज्वाइन कर लो सो दैट आपको पता चलेगा कि मतलब देयर इज अ रोज कुछ ना कुछ। अभी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को कि पॉलिटिकल लैंग्वेज में आप ऐसे ही ब्लेम करने के लिए, सर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स आते नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट एवरीडे कुछ ना कुछ तो जॉब रहता ही है। अभी मैं जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए, एवरीडे देयर आर द जॉब्स, एवरीडे। मतलब कभी कभी होता है कि इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है और लोगों को पता भी नहीं है। ओनली थिंग इज दैट खोजना है आपको, देयर आर द जॉब्स। दिस इज अ मिथ कि कोरोना में जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है कोरोना में। आपको लगता है कि मतलब चलो, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का तो, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि कोविड में पैसा परचेस किया, ओके, जो भी है न्यू ईयर के लिए पार्टी में बहुत सारा पैसा खर्च किया, तो इट डिपेंड्स। तो क्या बोल रहा हूँ कि एक जो जनरल स्टेटमेंट रहता है, दैट जनरल स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो जॉब अवेलेबल नहीं है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट।
आप जाओ naukri.com के ऊपर, आप जाओ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर, लाखों जॉब्स मिलेंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम है कि चलो किसी ने बोल दिया जॉब्स तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको मान लेते हो और उसके बाद में निगेटिविटी आ जाती है कि अरे जॉब ही अवेलेबल नहीं है। कितने सारे बहुत जॉब अवेलेबल है। ओके, तो प्राइवेट जॉब कभी रजिस्टर करके देखो naukri.com के ऊपर, डेली कॉल आएंगे आपको। और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप पोर्टल या आप कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, अदरवाइज इफ यू सी सम मोबाइल एप्लीकेशन, यू विल रियलाइज दैट कि डेली कुछ ना कुछ तो आ रहा है, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा कि चलो ये वैकेंसी है। स्पेशली अभी न्यू ईयर का है तो बहुत ज्यादा स्पीड अप होता है। तो आई विल से कि एक रिजोल्यूशन में पढ़ाई तो है, लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा प्रायोरिटी दो कि कोई भी जॉब अगर आता है, मुझे कोई भी जॉब अगर ओपनिंग हो रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए, ये रिजोल्यूशन करो। ऑफ कोर्स जो अभी हमारा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उनको तो पता होगा कि हमने वो सिस्टम चालू किया है। गेट द पीपीटी फॉर्मेट में नोटिफिकेशन मिलता है कि जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, लिंक होता है, वो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है उसके अंदर। तो ऐसे जो भी है कि ये तो ठीक है, बट डोंट डिपेंड, खुद से भी रोज आधा घंटा, हाफ एन आवर मोर देन इनफ। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोई वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं, एप्स बहुत सारे हैं, और कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो तो आपको पता चलेगा कि अरे दिल्ली के जॉब्स आ रहे हैं, तो यू कैन यू कैन अप्लाई फॉर दो जॉब्स। ओके, इंडियन रेलवे में आपको जॉब बहुत ही अच्छी बात है। 12th स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर बहुत सारे जॉब अवेलेबल है इंडियन रेलवे के अंदर। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स आर अवेलेबल, रेलवे बोर्ड्स आर देयर, मेनी फैसिलिटीज आर देयर, स्पोर्ट्स आर देयर। तो यू नीड टू अच्छा मतलब करियर आपका बन जाता है इंडियन रेलवे के अंदर। रेलवे पुलिस में जाते हो या कोई भी सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शनल इंजीनियर या नॉन टेक्निकल कैटेगरी, लाइफ इज सेट इन इंडियन रेलवेज। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे के जितने एम्प्लॉयज है उतने एम्प्लॉयज दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इतने एम्प्लॉयज नहीं है जितने इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज है, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पीछे रीजन भी है, कितनी इतने सारे रेलवे स्टेशन है तो हर रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टाफ रहेगा। इंडिया तो मतलब इतने नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, मतलब शायद ही इतना बड़ा नेटवर्क किसी कंट्री में रहेगा जितना अपना रेलवे का नेटवर्क बड़ा है। ऑफ कोर्स देयर आर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट भी तो इतने सारे एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयमेंट भी आता है एवरी ईयर, लाखों में वैकेंसी निकलता है। इंडियन रेलवे इज ओनली प्लेस वेयर एम्प्लॉय देखो अभी सपोज सिविल सर्विसेज में जाओगे तो हंड्रेड्स में रहता है, 500, 600, मैक्सिमम 1000, राइट। आप अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओगे तो थाउजेंड्स में रहता है, 2000 वैकेंसीज, 5000 वैकेंसीज, 10,000 वैकेंसीज। लेकिन आप इंडियन रेलवे में जाते हो तो लैक्स में वैकेंसीज रहता है, 80,000, 90,000, 1 लाख। सो मास लेवल रिक्रूटमेंट इज देयर, तो इसका फायदा ले सकते हो। थोड़ा भी आपको अच्छे से आता है, क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश और साइंस थोड़ा सा अच्छा आपका होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ जॉब इन इंडियन रेलवे इजीली। पब्लिक सेक्टर जॉब्स भी अभी देखो, ये तो मैंने स्टैंडर्ड एग्जाम्स के बारे में बोला, बट इसके अलावा आपको पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटी जो है, बीएआरसी है, ये इसरो है, उसके बाद में अपना डीआरडीओ इज देयर, और कुछ पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक सेक्टर यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एलआईसी का मैंने बोला, एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, राइट। सो ये पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी आप बीएआरसी, इट इज आईओसीएल इज देयर, एचपीसीएल इज देयर, यू नो, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी इज देयर। तो ये पब्लिक सेक्टर जॉब्स है। बीएचईएल इज देयर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या नेशनल हेल्थ, आप बोल सकते हो दैट नेशनल फर्टिलाइजर्स। तो एक बार आप ये कर लो, मतलब गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर कंपनीज कितने, पीएसयू जिसको बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो पीएसयू में भी जॉब लगना बहुत अच्छी बात है। एक बार आपको जॉब लग गया, अगेन लाइफ इज सेटल फॉर पीएसयू। तो पीएसयू जॉब रोज सर्च किया करो कि कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब अवेलेबल है। ओके, अभी देखो हमारे इसमें आपको क्या है जो एग्जिस्टिंग है, रेगुलरिटी। देखो मैं तो इतना जानता हूं कि जब से ऑनलाइन लेक्चर शुरू है, रेगुलरिटी इज ऑलवेज देयर। स्टूडेंट की तरफ से भी रेगुलरिटी है और फैकल्टी की तरफ से तो है ही है। क्योंकि क्या है, कभी भी आप देखो एक्सपीरियंस, जब भी मतलब मैं भी पहले, हमारा भी पहले ऑफलाइन लेक्चर्स, अभी ऑफलाइन चालू भी होगा बहुत, इसके अंदर बहुत सारे जो है, बट ऑनलाइन लेक्चर का बेनिफिट इज दैट कि रेगुलरिटी इज ऑलवेज मेंटेन इन ऑनलाइन लेक्चर्स। बारिश, अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि बारिश होती रहती है इतनी, 8 महीने तो बारिश ही चलती है। तो यू नो
देयर इज अ डाइल्यूशन कि अरे ये गया, ये फैकल्टी नहीं आया, ये बारिश की वजह से लेक्चर कैंसिल करना, कॉलेज कैंसिल हो जाता है बारिश की वजह से मुंबई में या अदर मुंबई में स्पेशली, तो ये कोचिंग लॉस तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो भी है, और मेंटालिटी सबने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब पहले अगर क्या होता था, कोविड नहीं रहता था तो शायद आज हम इस तरीके से, आई डोंट थिंक, आपको लगता है कि इस तरीके से हम लोग मतलब सपोज कोविड आता ही नहीं था, लॉकडाउन में लॉकडाउन होता ही नहीं था, तो ये जो यूसेज हम लोग कर रहे हैं, वॉट एवर सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, जूम सॉफ्टवेयर है, गूगल मीट सॉफ्टवेयर है, मतलब कोविड आने से 1 साल पहले से मैं जूम सॉफ्टवेयर मतलब यूज कर रहा था, बट उस टाइम पे था कि अरे इसके ये तो क्या है, तो अजीब ही है कुछ, तो ऐसे लगता था। आपको आप में से किसी को पता था मतलब सच सॉफ्टवेयर बिफोर कोविड? यस आई नो सर, जूम पे बहुत सारे क्लासेज या बहुत सारे हाँ मीटिंग्स। हाँ, यस, लेकिन वो था एग्जिस्टिंग, लेकिन है ना, मतलब जो होता है ना कि पब्लिकली सबको सबको पता चल गया, ऐसे नहीं था कोविड के पहले। इवन मैं भी मुझे बताया था बहुत सारे लोगों ने कि इसके ऊपर मीटिंग्स ले लो, अपना टाइम वगैरह सेव हो जाएगा, बट यू नो वो मेंटालिटी नहीं थी ना। मतलब कोविड के पहले तो वो तो था ही नहीं मेंटालिटी की चलो, क्योंकि जो भी है, एक तो मेंटालिटी बना था कि चलो जाना है तो फिजिकली चले जाएंगे। मतलब लोग तो अपना इतना फिजिकल हो गया था कि मीटिंग भी करना है, यहाँ से दिल्ली में खाली आधे घंटे का मीटिंग है तो भी यहाँ से लोग दिल्ली जाते थे, मुंबई से दिल्ली आधे घंटे के मीटिंग के लिए जाते थे। ऐसा देखे है लोगों को, मैंने देखा है ऐसे, आपने भी देखा होगा, राइट? इंटरव्यू के लिए ये मैंने देखा है कि मुंबई से लोग चेन्नई चेन्नई इंटरव्यू के लिए चेन्नई जा रहे हैं। ये भी है, रियलिटी है ये, राइट? जॉब सबको चाहिए, पहले भी थी ये चीजें, लेकिन अभी तो है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बूढ़ों तक सब लोगों को पता है। सो आई थिंक इट इज अ बून टू एडुटेक इंडस्ट्री। एडुटेक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी एंड मनी ऑल्सो यू सेव। व्हाई? बिकॉज इट इज इट इज ऑब्वियसली नेचर कि कोई चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा उसका कॉस्ट, द कंटेंट टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी विच हैज बीन गिवन। तो अभी आप देखोगे, मतलब जो स्टूडेंट पहले कुछ स्टूडेंट रहेंगे कि पहले ऑफलाइन में आते थे और अभी ऑनलाइन में आ रहे, दे विल रियलाइज द डिफरेंस कि ऑफलाइन में तो इट इज वेरी नेचुरल कि फैकल्टी को जाना, ट्रैवल करना, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना, टाइम पे आना। टाइम पंक्चुअलिटी इज अ चैलेंज इन ऑफलाइन लेक्चर्स, स्पेशली इफ योर लेक्चर्स आर इन मुंबई। बट ऑनलाइन में तो कोई नहीं, फैकल्टी आराम से, और वो इट इम्प्रूव्स योर क्वालिटी एज वेल। तो चलो फैकल्टी अगर ट्रैवलिंग करके आ रहा है, थका हुआ आ रहा है, तो सेट होने में टाइम लग जाता है उसको, राइट? ट्रैफिक, एक तो ट्रेन का भीड़, उसके बाद में ट्रैफिक भी रहता है। मॉर्निंग आवर्स में कितना सारा ट्रैफिक मुंबई के रोड्स में रहता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ऑल। तो ये ऑनलाइन लेक्चर की वजह से यू गेट अ क्वालिटी ऑल्सो कि चलो हो गया उसके अंदर, राइट? तो हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, ऑफ कोर्स फीस इज वेरी लेस, एंड सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो कि रेगुलरिटी। मतलब ये साल ऐसे हुआ कि हमने वी कंडक्ट पब्लिक हॉलीडेज के टाइम पे भी हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। मतलब दिवाली के टाइम पे था या थोड़ा सा छुट्टी दिया था, बट बहुत ज्यादा छुट्टी ऐसे होता नहीं है, राइट? अनदर थिंग इज दैट कभी भी छुट्टी मिल जाता है। सपोज एक दिन ऐसे था कि आई गेस क्रिसमस और समथिंग था, तो आई हैड कंडक्टेड अ लेक्चर कि चलो आज फ्री है तो लेक्चर कंडक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो लेक्चर कंडक्ट किया था। तो दैट इज पॉसिबल, ओके। और अच्छी बात है ये, मतलब नॉलेज, गेनिंग द नॉलेज इज, सी रिकॉर्ड लेक्चर्स में उतना मजा नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आई विल नेवर अप्रिशिएट कि आजकल रिकॉर्डेड लेक्चर्स का तो कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है। मतलब एवरी कंटेंट इज अवेलेबल इन यूट्यूब, कोई भी रिकॉर्डेड थिंग्स के लिए पे मत करना आप लोग, ओके? बट या इट इज लाइव, लाइव है तो चलो। आप अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर एओ क्या है, उसके अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या है, तो मैंने बताया कि चलो कैट का ऑडिटर, ऑडिटिंग बॉडी है वो, टॉप लेवल ऑडिटिंग बॉडी। जो भी ऐसे क्वेश्चन है, आप इंटरेक्शन भी कर रहे हो। अभी मैंने आपका वीडियो चालू करने के लिए बोला नहीं है, नहीं तो आप लोगों के चेहरे भी दिखाई देते थे, मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। तो इट इज एज गुड एज अ वर्चुअल क्लासरूम एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट। स्पेशली इट इज अ बून फॉर एजुकेशन सेक्टर। था पहले से था, लेकिन प्रॉब्लम था यूज नहीं कर रहे थे हम लोग। बट अभी तो यूज सब लोगों ने कर लिया, मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है उसके अंदर, राइट? तो रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे, जीरो लेक्चर कैंसलेशन। रेयर ऐसा होगा ही नहीं कि लेक्चर कैंसिल हुआ है। आइदर इट विल बी थोड़ा सा टाइम शिफ्ट, मेरे बारे में होगा वो, दूसरे फैकल्टी के बारे में होगा नहीं जनरली, बिकॉज
बहुत सारा वर्क अलग अलग, कभी भी कुछ भी आ जाता है काम, तो इट इज अ प्रॉब्लम। कभी होता है तो आई माइट टेल यू इन एडवांस की लेक्चर इज पोस्टपोन आफ्टर 1 आवर, ऐसे हुआ है राइट। जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तो थोड़ा मैंने 1 आवर में या 6 बजे का लेक्चर में पहले ही बोल देता हूँ कि 7:30 स्टूडेंट्स को बोलो उसके अंदर, ठीक है। और हॉलीडेज के टाइम पे लेक्चर होता है अपना, तो रेगुलरिटी इज देयर, क्वांटिटी इज देयर, क्वालिटी इज देयर, अपग्रेड जॉब अपडेट्स आर देयर। जो भी लोग अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको पता है जॉब अपडेट्स का नया अभी आता है आपको, हर वीक में 3 से 4 अपडेट्स तो मैं 2-3 अपडेट्स तो देखता ही हूँ मैं ग्रुप के अंदर, नए नए अपडेट्स के बारे में। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसको चाहिए तो उसका भी लिंक अभी शेयर करने वाले हैं आप लोग, हम लोग आपके साथ कि पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, क्योंकि क्या वो क्रिटिकल टास्क है, वो लेक्चर रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव में डालो, गूगल ड्राइव में बाद में वो लिंक आपके साथ शेयर करो, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। बट वो भी एक लिंक आपको मिल जाएगा कि जितने भी मतलब पिछले साल के भी कुछ लेक्चर्स रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। देन एक्स्ट्रा क्या है कि अभी माइंडफुलनेस कोचिंग चालू करना है। एनीवेज संडे का जो मैंने संडे स्किल्स जो प्रोग्राम है मैंने बोला, एवरी संडे देयर इज अ प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग अटेंड कर सकते हो, फेसबुक लाइव देख सकते हो, तो वहां पे सब कुछ होता है हमारा माइंडफुलनेस कोचिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, मेमोरी टेक्निक्स के बारे में। अभी पब्लिक आज ये भी है, मतलब आज देखोगे तो कुछ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है, आज 3:30 आपको आ जाएगा ग्रुप के अंदर। सी वंस यू नए लोग हैं, वंस यू एनरोल ग्रुप में, ऐसे अपडेट्स सबको आ जाएंगे। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है संडे का प्रोग्राम, नथिंग रिलेटेड विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट स्किल्स से रिलेटेड, क्योंकि क्या है कि स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू में जाओगे तो आपको लोग देखेंगे अरे ये बंदे को तो सब पता है, मतलब राइट। सो दैट संडे का प्रोग्राम अटेंड किया करो। संडे का जो भी सॉफ्ट स्किल्स का प्रोग्राम होता है, कोई भी एक एक्सपर्ट आता है, एक्सपर्ट के साथ बातचीत होती है। लास्ट टाइम का भी टॉपिक बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम का टॉपिक ये था कि हाउ टू सस्टेन, कोई पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया, भाई बहन के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो हाउ टू कोप अप विद दैट माइंडसेट। ये भी लास्ट संडे का ये सेशन था। आज कुछ पब्लिक सेक्टर इसका है, सॉरी पब्लिक स्पीकिंग का है उसके अंदर। ओके, तो अभी आपको कोई डाउट रहेंगे तो आप डाउट पूछ सकते हो। एंड हम लोग आज टॉपिक एक लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग। अभी तक किसी को कोई डाउट है आपको, यू कैन आस्क योर डाउट्स, स्पेशली कुछ नए लोग रहेंगे तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। सर हाँ बोलो। तो मुझे ना ऐसे कि हमें सीजे का टीयर 3 में आई मीन एक्चुअली इसमें क्या हमें सेंटर मिलता है क्या, आई मीन ऐसा ऑनलाइन बैठना है क्या, सेंटर मिलता है ना इसमें, सेंटर होते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, ऑफलाइन में तो सेंटर मिल, ऑफ कोर्स सेंटर इज बीन टेकन केयर ऑफ। बहुत सारे सेंटर है, स्कूल्स कॉलेजेस हैं, बहुत सारे लोगों, पब्लिक, इट इज अ पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन, तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेसेस भी है जहाँ पे सेंटर्स रहते हैं आपके, कंप्यूटर में भी ऐसा इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीयर 4 में भी आपको सिलेक्ट कर टीयर 4 में, हाँ टीयर 4 में भी ऑफ कोर्स सेंटर इज टेकन केयर ऑफ, सेंटर का तो अच्छे तरीके से केयर लिया जाता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लॉगिन प्रोफाइल में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अभी भी किसी को नए स्टूडेंट है, किसी को डाउट है तो आप ऑलवेज यू कैन आस्क मी। आज का अपना देखो, और दूसरा क्या है कि अपना ये हैंडआउट सिस्टम, हाँ बोलो। सर मुझे एक्चुअली आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना था, जो अभी प्रीलिम्स है उसके हाँ। फरवरी में। तो सर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है ना, वो दिसंबर 23 को आ गया, ऐसे गूगल पे मैंने देखा। बट सर आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे दिख नहीं रहा वो लिंक कहीं पर भी। तो क्या करूँ सर? हाँ, तो इसके बारे में हाँ इसके बारे में आपको ये किया जाएगा, एक मिनट। हाँ, तो उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा। ओके। कि आप खाली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आप डाला है क्या व्हाट्सएप हाँ एडमिन? सर, मैं तो ग्रुप आपने में। इनरोल किया है क्या, पहली बात तो? हाँ सर। हाँ, तो हमारे जो भी ग्रुप एडमिन है, दे आर अटेंडिंग दिस सेशन एज वेल, सो दे विल टेक द नोट ऑफ दैट। तो आरबीआई का जो भी आपको चाहिए तो आपको वो ग्रुप में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वी विल टेक केयर ऑफ दैट, फाइन। ओके, तो अभी देखो, अभी ये टाइम एंड डिस्टेंस जो हम लोग बोल रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का एक बड़ा टॉपिक है, परसेंटेज के बाद में एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसको बोला जाता है परसेंटेज के बाद में, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो अभी है ना, टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ थ्योरी में बताना चाहता हूँ आपको। आई विल टेल यू सम थ्योरी पार्ट। ओके, सो
उसके लिए मैं कुछ थ्योरी लिख के देता हूँ आपको। हाँ, तो है ना, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फॉर्मूला क्या है। स्पीड इक्वल टू बराबर, पता है ना, स्कूल में सबने किया था, बहुत सारे लोगों का टॉपिक अच्छा नहीं लगता था ना स्कूल में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एक प्रेशर आता था ये टॉपिक देखने के बाद, अरे यार टाइम डिस्टेंस तो, मतलब आई कुड रिमेम्बर सम पीपल फ्रॉम माय स्कूल कि ये टाइम एंड डिस्टेंस बहुत हॉरिबल टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसका अगर आप यूनिट देखोगे, इसका यूनिट इज मीटर, इसका यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, देन उसके बाद में क्या होना चाहिए आपको, उसके बाद में क्या पता होना चाहिए, दैट एट कांस्टेंट डिस्टेंस, स्पीड इज, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अभी देखो डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब अभी 100 मीटर रनिंग रेस है, जैसे आप स्कूल में वगैरह रेस में पार्टिसिपेट किया होगा आपने, ठीक है। तो 100 मीटर में रेस मतलब डिस्टेंस इज फिक्स देयर, बट जो भी बंदा पहले आता है, सपोज सबसे पहले जिसने 100 मीटर कवर किया, उसका क्या होगा, उसको टाइम तो कम लगेगा सबसे। जो फर्स्ट बंदा जा रहा है उसको टाइम सबसे कम लगेगा, मतलब कम टाइम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो, कम टाइम में ज्यादा, बराबर। तो स्पीड ज्यादा होगा तो उसको टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा। स्पीड कम है, उसका स्पीड बहुत कम है, तो उसको क्या होगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा उस केस में। स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और उसके लिए जो भी चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, आपको पता है उसको कैसे लिखा जाता है, राइट। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा उसको। अब ये इसका डिटेल, ठीक है, मैं इसका ये डेरिवेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल बता देता हूँ। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के साइन को वी कैन रिप्लेस इट एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। सो उसके बाद में के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एस टी हो जाएगा, के इज इक्वल टू एस टी हो जाएगा यहाँ पे। एंड हेंस यू कैन राइट इट S1 into T1, hence you can write it S1 into T1 equals S2 into T2, S1 into T1 equals S2 into T2, ठीक है। S1 into T1 equal to S2 into T2, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये ना, मतलब अभी ये तो कोई बुक में वगैरह आपको मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो कि ये क्या है, बुक में सीधे देंगे S1 T1 equal to S2 T2 फॉर्मूला यूज करो, लेकिन ये कहाँ से आया फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन का फंडा जो था 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहला टॉपिक था वो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, तो यहाँ से ये आएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और देन ये आएगा S1, हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब टाइम। अब ये रेस में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, उनका स्पीड देखोगे और उनका टाइम देखोगे, उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगा, ओके। दिस इज अ फंडा हियर, S1 T1 equal to S2 T2। देन उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, उसके बाद वी विल गो अहेड। ये लिख के लिया सब लोगों ने, S1 T1 equal to S2 T2। यस सर। इसके बेसिस के और बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर है, अपने पास ऐसे हैंडआउट है, हैंडआउट सिस्टम रहता है, पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ये दिख रहा है क्या, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, अ पर्सन, राइट, इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? यस सर। हाँ, तो ये सॉल्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी के बेसिस के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways?
सॉल्व करने की कोशिश करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम, और उस टाइम में यू ट्राई टू सॉल्व दिस. आए किसी को? इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. अब a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. मतलब क्या हो रहा है यहाँ? Can walk a certain distance. Walk कर रहा है, a person is walking. वॉकिंग कर रहा है और ड्राइव करके छोड़ दिया, लिफ्ट दे दिया उसको, तो वॉकिंग करके जा रहा है और ड्राइव करके वापस आ रहा है 6 घंटे में. ठीक है. ऑल्सो वॉक इन बोथ वेज, मतलब चल के गया, चल के चलते ही वापस आया, चल के गया, चल के वापस आया. कितना टाइम लगा उसको? 10 घंटे लगा. चल के गया और चल के वापस आया, कितना टाइम लगा उसको? 10 घंटे लगे. ओके. सो तो अभी यहां से एक बात समझ में आएगी कि चल के गया, चल के वापस आया 10 घंटे में. सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सोर्स, सपोज एक, चलो घर और ऑफिस बोल देते हैं, वेरी कॉमनली होम एंड ऑफिस, होम एंड कॉलेजेस से हम बोल सकते हैं. चलो, वॉक करके गया, वॉक करके वापस आया, मतलब चल के गया, चल के वापस आया 10 घंटे में. मतलब यहाँ से यहाँ चलने के लिए कितना टाइम जाएगा उसको? यहाँ से यहाँ उसको चलने के लिए कितना टाइम जाएगा? चलने के लिए उसको 5 घंटे जाएंगे. यहाँ से यहाँ चलने के लिए उसको कितना टाइम जाएगा? यहाँ से यहाँ उसको चलने के लिए 5 घंटे जाएंगे. और वापस आने के लिए कितना टाइम जाएगा? वापस आने के लिए उसको 5 घंटे जाएंगे. 5 घंटे, वापस आने के लिए 5 घंटे, तो टोटल टाइम क्या लगेगा? 5 आवर्स. चलने के लिए उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स. ओके. चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? चलने के लिए उसको टाइम लग रहा है 5 घंटे. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग इन दैट केस. ओके, आया समझ में? तो चलने के लिए 5 घंटे. अब ये जो चीज है ना, ये चीज आप इसमें डाल सकते हो, ये चीज आप इसके अंदर पुट कर दो, ये चीज इसके अंदर डाल दो. 5 घंटे प्लस डी, ड्राइव करने के लिए कितना नहीं पता है, 6 आवर्स. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको पहला स्टेटमेंट में समझ में आएगा कि जा रहा है, चल के गया वो 5 घंटे और ड्राइविंग करके वापस आया 6 घंटे में. मतलब ऑफकोर्स उसको ड्राइव बैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? चल के तो जा रहा है, वो चल के गया 5 घंटे में, वो तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट से ही निकाल दिया. और वो ड्राइव करके वापस आ रहा है. ड्राइव करके अगर वो वापस आ रहा है तो ड्राइविंग करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, तो 6 घंटे हो रहा है उसमें. मतलब ड्राइविंग करने के लिए उसको टाइम कितना लगता है? ड्राइविंग करने के लिए उसको टाइम लगता है 1 आवर. ड्राइविंग करने के लिए उसको टाइम लगता है 1 घंटे. आई समझ में ये चीज? ड्राइविंग करने के लिए टाइम लगता है 1 आवर. अभी फाइनल क्या है? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज? अभी दोनों वेज से, मतलब ड्राइविंग करके ही जा रहा है, ड्राइविंग करके वापस आ रहा है. तो वेरी सिंपल. ड्राइविंग करने के लिए देखो, ये डिस्टेंस ड्राइव करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है. अभी वो ड्राइव करते हुए गया, तो 1 घंटा लगेगा. ड्राइव करते हुए अगर वो वापस आ रहा है, इफ ही इज ड्राइविंग बैक, देन इट विल टेक अनदर 1 आवर. सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर्स हियर. तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट रिलेटेड विथ एनी फॉर्मूला. कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ फॉर्मूला वगैरह है ही नहीं है. जस्ट सिंपल कॉमन सेंस के बेसिस के ऊपर ही क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन आपको, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन विच आर नॉट रिलेटेड विथ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे डाला नहीं है मैंने. एक्चुअली लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधे आप इमेजिन कर सकते हो कि जा रहा है, जाके वापस आ रहा है 6 घंटे में. दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि उसको जाने के लिए, चलते जाने के लिए और चल के वापस आने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं. दैट मीन्स जाएगा वो 5 घंटे में और आएगा 5 घंटे में. ये इन्फॉर्मेशन पहले डेटा में डाल दो. ये इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले डेटा में डालते हो तो समझ में आ जाएगा जाने के लिए उसको 5 घंटा लग रहा है और ड्राइव करके वापस वो 6 घंटे में आ रहा है. मतलब वापस ड्राइविंग बैक करके उसको 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा लग रहा है. तो गया और वापस आया, तो जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 आवर. सो इट विल टेक टोटल 2 आवर्स.
राइट. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. नो सर. हाँ, यहाँ पे किसी को डाउट है? What are they? सिंपल, आप एक सिंपल मैनिपुलेशन है, नॉट अ बिग टास्क हियर. छोटा सा मैनिपुलेशन, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाते बिकॉज उनको लगता है कुछ तो फॉर्मूला डाला है, लेकिन फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसके अंदर. पहली बात तो ओके. ये मैंने पहले थ्योरी आपको बताया था. हाँ बोलो. सर मुझे ना जो 5 + d = 6 आवर्स का जो रहता है ना, ये वाला मतलब उसका 1 आवर आएगा प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर. आई मीन 1 आवर कैसा है, 1 आवर कैसा है इसका प्लस 1 आवर कैसा है इसका. देखो ये व्हाट इज दिस डी घर से लेके ऑफिस तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर. हाँ सर. ओके. डिस्टेंस डी इज यहां से यहां जाना है तो 1 आवर लगेगा. लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ड्राइव बैक इन बोथ वेज मतलब इधर से इधर जा रहा है और इधर से वापस रिटर्न आ रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? तो जाने के लिए 1 आवर लगेगा, आने के लिए 1 आवर लगेगा, टोटल 2 आवर्स लगेंगे. ओके सर. ओके. या फॉर गोइंग इट इज 1 आवर, फॉर कमिंग इट इज 1 आवर, सो इट विल टेक 2 आवर्स. क्योंकि उन्होंने पूछा है कि टू टेक ड्राइव बोथ वेज, दोनों वेज से बोला है कि जाने के लिए आने आने के लिए दोनों इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. देन उसके बाद में फाइन सर. हाँ, जाने के लिए और आने के लिए. उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी बता देता हूँ आपको. अनदर थ्योरी आई विल टेल यू दैट. और एक थ्योरी बताना था मुझे. ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूला तो आपको बता दिया बाद में, कि ये भी बताया S1T1 = S2T2. अब एक रिलेटिव थ्योरी, रिलेटिव वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड जिसको बोल सकते हैं हम लोग. क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? या इफ अ बॉडी ट्रैवल. ओके. रिलेटिव स्पीड में ऐसे बोल सकते हैं, इफ two bodies are traveling in same direction, if two bodies are traveling in same direction, then their relative speed is subtraction. And when they are traveling in same direction, their relative speed is okay. And then when they are traveling in same direction, then their relative speed is addition. तो क्या होगा? अपोजिट में आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एडिशन आएगा उस केस में. So if two bodies are traveling in the same direction, then their relative speed is subtraction, and when they are traveling in opposite direction, then their relative speed is addition in that case. ठीक है. तो subtraction और addition ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसमें. Got it? आया समझ में ये चीज? Fine. Then तो ये बात ध्यान में रखो कि सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एडिशन. इसके लिए मैं एक जनरली एग्जांपल देता हूँ ट्रेन्स का. जब आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो, आप देखते हो आप लोकल ट्रेन में बैठे हो और फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग निकाल देता हूँ मैं. तो सपोज यू आर सिटिंग इन अ लोकल ट्रेन में बैठे हो. तो चलो ये आपकी लोकल है. ओके. लोकल ट्रेन, आप ये एक डायरेक्शन से जा रहे हो और बाद में कभी कभी होता है ऐसे कुछ स्टेशंस रहते हैं, जैसे दादर स्टेशन है और अंधेरी है. यहाँ पे होता है कि एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं. ऑन द सेम ट्रैक एक्सप्रेस ट्रेन ऑल्सो ट्रैवल. ओके. एक्सप्रेस ट्रेन भी सेम डायरेक्शन से जा रही है, लेकिन एक्सप्रेस तो रुकती नहीं है. उसका स्पीड इज सपोज 150 किलोमीटर पर आवर. ओके. एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड इज 150 किलोमीटर पर आवर. और ये लोकल ट्रेन का स्पीड, ये लोकल ट्रेन जो आपकी है, कितना रहता है लोकल ट्रेन का स्पीड? जनरली 70 किलोमीटर पर आवर पकड़ लो. ओके. दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन सपोज आप अगर इसमें बैठे हो, आप बैठे हो लोकल ट्रेन में, और ये आप अगर ये एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ देख रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस ट्रेन भी ऐसे जा रही है, लोकल ट्रेन भी ऐसे जा रही है, लेकिन आप लोकल ट्रेन में बैठे हुए एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ देख रहे हो, तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कैसे लगेगा? क्या दिखेगा एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड आपको? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या दिखेगा आपको इन दैट केस? सर थोड़ा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू लोकल. 80 किलोमीटर पर आवर. कितना ज्यादा रहेगा? तो आपको
या आपको ऐसे लगेगा कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, दैट एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग अहेड विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको ऐसे लगेगा। और वो सपोज अगर यहाँ पे कोई स्टेशन है, ये कोई स्टेशन है, सपोज ये अंधेरी स्टेशन है, ओके, ये स्टेशन है या प्लेटफॉर्म है सपोज, ओके, स्टेशन पे खड़ा रह के कोई बंदा यहाँ पे देख रहा है, स्टेशन पे खड़ा रह के कोई बंदा अगर यहाँ पे देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसको ऐसे लगेगा कि ये ट्रेन जा रही है 150 किलोमीटर जुप करके जा रही है। आपने स्टेशन के ऊपर खड़े रहोगे ना, आप कभी तो खड़े रहे होंगे, कभी तो पता है वो बहुत जोर से ट्रेन चली जाती है हॉर्न Yes. बजाते बजाते, तो वो तो 150 किलोमीटर पर आवर उसको दिखेगा। लेकिन आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि ये तो 80 किलोमीटर पर आवर से धीरे मतलब जा रही है, आगे जा रही है। आपको इतना हॉरिबल स्पीड महसूस नहीं होगा उसका। सो ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है आपको। थीप का क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये थीप का क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। ट्राई टू सॉल्व द थीप क्वेश्चन। तक मैं कॉल कर लेता हूँ। Solve second question. हाँ सर बोला ना। हाँ हाँ त्यांनी फोन, हाँ चालेल, त्यांच्या फोनवर होतो। ओके हाँ give me some 1 minute. हाँ सर। हम्म कसं एक थोडा काय करा, मग रेस्ट घ्या जरा दुपारी, ओके, रेस्ट घ्या थोडा, मग फक्त संध्याकाळी थोडा मग 1 तासाचाच करू, 1-1.5 तासाचा फक्त। हम्म 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 आणि माझ्यावर असं करू, कारण की सर माझ्यासाठी हा दिवस किती महत्वाचा आहे तुम्हाला पण माहिती आहे। एकच दिवस मिळत आहे, असं आहे। हम्म कारण की कसं आहे, आज नाही झालं तर मग डायरेक्ट पुढच्या संडेला जाते ना, काय म्हणजे असं नाही ना, तसं ना चालेल ना, असं नाही ते माझं कसं आहे सर, माझं पूर्ण मग लॉस होतोय ना, एकतर काही युजच होत नाही, मग असं होतंय। आज याच्या सोल्युशन काय काढायचं याच्यावर सांगा मग तुम्ही। हा हम्म 6 महिन्याचं आपलं काय असं हे अग्रीमेंट पण नाही की मी बंद करणार आहे, असं पण नाहीये ते सर, ते सोडूनच द्या। ते 6 महिन्याचं पकडूच नका, असं बोलतोय त्याचं काय, मी ते बंद करणारच नाही असं आहे ते असं पकडूच नका।
याच्यावर मग काय करा सर, आता बघा असं जर काय होतंय तर आपण सिंपल करू ना. आता जे आर्स आणि याचं मल्टिप्लिकेशन आहे ना, मी करतो ना, शूटिंग आहे माझ्याकडे, DSLR आहे, मी करतो. त्याचे तेवढे आर्स मग कट करा, फक्त तेवढे 2-3 तास आहे तेवढे कट करा, मग काय प्रॉब्लेम नाहीये. आहे पण आता तसं नाही, मी काय बोलतोय, ठीक आहे ना. आता तुमचा मग ते तास, आता समजा आजचं कट करा ना, मग तास 3 तास कट करा ते तुमचे मग. यस, अभी विल सॉल्व दैट सेकंड क्वेश्चन, जो भी आपको 3 मिनट्स एक स्टूडेंट ने बराबर आंसर निकाला है. सो यू कैन सी हियर, थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर. अभी देखो यहाँ पे क्या है कि थीफ भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर. थीफ भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर. ओके. If thief running at 8 किलोमीटर पर आवर is chased by a policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर. पुलिस भाग रहा है उसके पीछे, पुलिस भाग रहा है, उसका स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. पुलिस भाग रहा है, उसका स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, थीफ भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रहा है. ठीक है, उसका स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये चीज है. अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस. थीफ क्या है? थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस. थीफ पुलिस के 100 मीटर से आगे है. थीफ पुलिस के 100 मीटर आगे भाग रहा है उसके अंदर. देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ. तो पुलिस को थीफ को पकड़ने के लिए टाइम कितना लगेगा? देखो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं. ऑफकोर्स पुलिस और थीफ के पीछे भाग रहे हैं, तो दो both are traveling in the same direction, right? So how you can do that? पुलिस भाग रहा है 8 किलोमीटर, थीफ भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिस भाग रहा है 10 किलोमीटर. तो पुलिस तो थीफ को पकड़ने वाला है. क्यों? क्योंकि पुलिस का स्पीड तो ज्यादा है, 2 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है पुलिस का स्पीड. तो पुलिस इज गोइंग टू कैच द थीफ. तो बेसिक फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही बेसिक फॉर्मूला है. जितने भी क्वेश्चन है सभी ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो. लेट इट बी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स, या ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी के एग्जांपल्स, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी स्पीड क्या लोगे यहाँ पे? स्पीड तो दो लोगों का स्पीड है. 2 लोगों का स्पीड है तो क्या करोगे? मैंने बोला था दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? उनका रिलेटिव स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर. उनका रिलेटिव स्पीड हो जाता है 2 किलोमीटर पर आवर इन दैट केस. इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस इज 100 मीटर्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कितना है? पता नहीं, x. टाइम कितना है? पता नहीं, x. ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर है. अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी के यूनिट सेम होने चाहिए. तो 2 किलोमीटर्स पर आवर है. किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको ये चीज बता देता हूँ. अभी फिलहाल तो इतना ध्यान में ले लो कि 5/18 से. चलो अभी बता देता हूँ. ठीक है, ये चीज न्यू नहीं करते. चलो एक बात बता देता हूँ. एक आप लिख सकते हो कि ये नीचे लिख रहा हूँ, अटेंशन इन अ ब्रैकेट, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर अपॉन
1 आवर मतलब कितना होता है? 1 आवर मीन्स 3600, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। ये हुआ आपका मीटर पर सेकंड का ये फंडा हुआ। 1 किलोमीटर अपन 1 आवर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज 3600 सेकंड्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/18। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड इसमें, ठीक है। तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया इस केस में। दैट्स इट। सो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है so it will come down to 5/18 मीटर। ओके, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू का साइन है, 1 मीटर पर सेकंड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये उसका रिवर्स आ जाएगा इसके अंदर, इट विल बी रिवर्स ऑफ दैट, ठीक है, फाइन। इट विल बी लाइक दिस। ये आया समझ में आपको? पर आवर and meter per hour is 5/18 meter is given in kilometer per hour, 2 is given kilometer per hour, so 2 into 5/18 है, तो 2 into 5/18 है यहाँ पे। 2 into 5/18 is equal to 100 upon x, is equal to 100 upon x, okay, is equal to 100 upon x। तो x is equal to क्या आ जाएगा? x is equal to कर दो, कैलकुलेशन करोगे, 5 2 are 10, 10 और ये कट हो जाएगा, x is equal to 180 सेकंड्स आ जाएगा। What do you mean by 180 seconds? 180 seconds का मतलब क्या है? 180 seconds is equal to 3 minutes। 180 seconds is nothing but equal to 3 minutes। तो ये 3 मिनट आपको इस तरीके से आंसर आ गया। तो करना कुछ भी नहीं है, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, ऑल द टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, आप यही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द ओनली फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड का क्या किया मैंने? बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। चोर भी एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस भी एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। चोर का स्पीड कितना है? चोर का स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का स्पीड कितना है? पुलिस का स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड का मैं डिफरेंस ले लूंगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। 8 और 10 माइनस कर दूंगा। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में दिया है? डिस्टेंस इज 100 मीटर, लिख दिया मैंने। अभी प्रॉब्लम क्या है? ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में, दैट इज द प्रॉब्लम। तो बस ये किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 5/18 ने कन्वर्जन कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया है यहाँ पे, कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 5 से करोगे, 5 मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इट विल बी 5/18 मीटर पर सेकंड। इसके रिवर्स 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। बस ये ध्यान में रख दो, इस तरीके से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इसमें किसी को डाउट है? बहुत सारे लोगों ने निकाला है आंसर, वेल गुड टू सी दैट। ओके, तो ये अपना ओके, देन उसके बाद में देखते हैं अभी ये रेस का भी नहीं लेते हैं हम लोग। अभी एक मैं थ्योरी देना चाहता हूं आपको, एक थ्योरी अच्छे से लिख दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट दैट थ्योरी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको समझ में? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस इज डी अपॉन टोटल टाइम क्या आएगा? टोटल टाइम इज टी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आएगा डी, टोटल टाइम इज आ जाएगा टी इसके अंदर, ठीक है। सो यह है आपका एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, या ये आपकी एवरेज स्पीड की कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज योर एवरेज स्पीड कंसेप्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी है ना, एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेटमेंट इज इफ अ पर्सन, इफ अ बॉडी ले लो, if a body travels a certain distance, okay, d, certain distance d in x kilometers per hour, if a body travels a certain distance d in x kilometers per hour, x किलोमीटर पर आवर से जा रही है वो, एंड किलोमीटर पर आवर, मीटर कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने किलोमीटर पर आवर लिया, ओके। और चलो ये जाने दो, ये यूनिट ले लो कुछ तो। इफ बॉडी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस डी इन x मीटर पर सेकंड ले लो, किलोमीटर मीटर पर सेकंड है तो मोर स्टैंडर्ड, x किलोमीटर पर सेकंड, एंड
and returns back the same distance and returns back the same distance and returns back the same distance in y kilometer per hour, then returns back the same distance in y kilometers per hour, then the average distance, average speed in entire journey, is given by, if a body travels a certain distance d in x kilometers per hour and returns back the same distance in y kilometer per hour, then average speed in entire journey is given by s is equal to average speed in entire journey is given by s is x, ये जो भी है आपका average speed जो है is given by 2xy, okay, 2xy upon x plus y, 2xy upon x plus y. If a body travels a certain distance d in x kilometer per hour and returns back the same distance in y kilometer per hour, then the average speed in the entire journey is given by speed is equal to 2xy upon x plus y. ये आ जाएगा आपका, ठीक है. Average speed in the entire journey is given by this 2xy. तो ये देखो, ये इसका डेरिवेशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. डेरिवेशन आप लिखोगे, ये यही है एवरेज स्पीड का. ये जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है उसके पीछे. ये देखो, ये इसका ये एक्सटेंशन भी एक आएगा, इसका एक्सटेंशन भी लिख सकते हो, इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस में आप ये भी लिख सकते हो, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 जो भी होगा आपका, प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, t1 प्लस, ये इसको टाइम से डिवाइड करना है, उसको आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड. t1 प्लस t2 प्लस t3, आपको क्या करना है, आपको टाइम से डिवाइड करना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इन दैट केस. ओके, ये आएगा उस केस में, इस केस में ये आंसर आ जाएगा. आया आपको समझ में, ठीक है. दैट्स इट. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस, आगे जो भी है कंटिन्यू कर सकते हो. और फाइनली आपका आएगा 2xy अपॉन x प्लस y. तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बता देता हूं. इफ अ बस कैन ट्रैवल a certain distance from A to B, या चलो बस है तो कोई सिटी ले लो, from Delhi to Punjab with 60 kilometer per hour, Delhi to Punjab in 60 kilometer per hour, and returns back from Punjab to Delhi in 40 kilometers per hour, then what is the average speed, in entire journey, Got it? Then what is the average speed in entire journey? ठीक है. तो अभी कैसे करोगे, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना पूरा, वेट, मिक्स हो गया थोड़ा. A bus travels a certain distance from Delhi to Punjab with 60 kilometers per hour, किलोमीटर ये ध्यान में ले लो, and returns back from the Punjab to Delhi with 40 kilometer per hour. Then बताओ इसका आंसर कोई निकल सकता है? दिया है फॉर्मूला, ऊपर ही दिया है, 2xy upon x plus y. So how can you get the answer over here? Got it? If a bus travels a certain distance from, इसका आंसर आया किसी को? If a bus travels a certain distance, फॉर्मूला यूज करके आंसर बता दो. क्या आया? 48. नहीं मिला आंसर. 48 बराबर. अभी 48 कैसे आया? 2 into x, x क्या है उसका? x आया 60 किलोमीटर पर आवर,
2 into x into y, 2 into x into y, 60 into 40 divided by 60 plus 40 divided by 60 plus 40. Okay, 2 into Yes. 60 into 40 divided by 6, तो ये तो आपको आ जाएगा ना, 60 plus 40 is 100, 60 plus Yes. 40 is 100, 100 का एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, 6 4 जा 24, 2 जा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर ये आंसर है आपका। अभी मुझे कोई बता सकता है कि इस पे 100 किलोमीटर पर आवर आंसर क्यों नहीं आया? बिकॉज 60 और 40 का एवरेज तो 100, 60 और 40 का एवरेज लोगे तो 50 किलोमीटर पर आता है, तो व्हाई द आंसर इज नॉट 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाई द आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर? ये कोई बता सकता है क्या? सर अपोजिट डायरेक्शन एवरेज बोलते हैं तो क्या, एवरेज बोलते हैं तो दोनों का एडिशन, और अपोजिट डायरेक्शन है। हाँ देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन की भी बात नहीं है। देखो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, चलो आपको और एक बता देता हूँ। सपोज यही चीज को मैं बताता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं है, बताता हूँ आपको। चलो देखो, सपोज मैंने डिस्टेंस ए बी ले लिया, सपोज आई टुक ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ले लिया मैंने, ठीक है। चलो ए बी का डिस्टेंस, ए बी का अगर आप ये देखोगे ना, ए बी का डिस्टेंस इज डी, सेम डिस्टेंस है, और बी सी का भी डिस्टेंस सेम है, बीसी का भी। सपोज दिल्ली टू ये दिल्ली टू पंजाब सपोज 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सपोज डी है, दिल्ली टू पंजाब डिस्टेंस इज डी, तो ये डी है। चलो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया, वही सेम डायरेक्शन में गया वो, ठीक है। ए टू बी उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, ए टू बी उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी उसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर। अभी तो अपोजिट नहीं है, अभी तो सेमी डायरेक्शन में, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अभी क्या होगा उसका एवरेज स्पीड? अभी क्या होगा उसका एवरेज स्पीड? क्या अभी भी क्या होगा? अभी भी वही होगा। मुझे कहने का मतलब वही है कि अभी भी एवरेज स्पीड वही होगा, रिटर्न नहीं गया। देखो रिटर्न जाता है तो भी डिस्टेंस डी कवर करेगा, आगे जा रहा है तो भी डिस्टेंस डी कवर करेगा, आगे जा रहा है डिस्टेंस डी की फिर से वापस रिटर्न आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इनफैक्ट इन दैट नोट्स जो मैं लिखा उसमें और एक चीज, एक शॉर्ट नोट लिख के ले लो। क्या शॉर्ट नोट लिखोगे पता है? व्हाट शॉर्ट नोट यू विल राइट पता है आपको? और एक शॉर्ट नोट उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, दैट इफ द बॉडी ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, if the body travels the same distance, capital D, in same direction, then also the formula holds true. ये अभी थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको थोड़ा मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूँ so that it will be visible to all of you. ओके, अभी आया समझ में? देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, if the body travels, ये देखो हाईलाइट किया है मैंने, if the body travels the same distance capital D in same direction, then also the formula holds true. मतलब सेम डायरेक्शन में गया, दिल्ली टू पंजाब गया, सपोज दिल्ली टू पंजाब जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, उतना ही सपोज कोई तो ले लो, अभी पंजाब और हरियाणा, पंजाब और कोई दूसरा ले लो, मतलब हरियाणा कोई तो दूसरा एक स्टेट ले लो, तो डिस्टेंस इज अगेन 100 किलोमीटर। तो यहाँ से आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, वहां से वहां गया 40 किलोमीटर, रिजल्ट तो वही रहेगा 2xy अपॉन x प्लस y। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अपोजिट जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये नोट भी सब लोग लिख के ले लो। द बॉडी ट्रैवल्स द सेम डिस्टेंस डी इन same direction, then also the formula holds true. तो क्यों नहीं आ रहा है? स्पीड इज अ कंसेप्ट वेयर आपको एवरेज लेने के लिए डिस्टेंस की जरूरत बहुत नेसेसरी है, डिस्टेंस होना बहुत नेसेसरी है, और इसके लिए उसका एवरेज जो है, द एवरेज इज कमिंग इट एज 48 किलोमीटर्स पर आवर, बिकॉज यहाँ टोटल टाइम आया समझ में आपको? सो दिस इज हाउ इट शुड गो, 2xy अपॉन x प्लस y। फाइन, चलो तो ये देखो, बहुत बार आपको बहुत डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होने की भी जरूरत नहीं है। सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनेशन में प्री डिफाइंड कंसेप्ट्स रहते हैं इस तरीके से। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब कार गोज फ्रॉम मुंबई टू पुणे in 30 किलोमीटर पर आवर and returns from Pune to Mumbai in 70 किलोमीटर पर आवर, what is the average speed? तो बस 2xy upon x plus y, that's it. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे बताना था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बेसिस के ऊपर देखते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है क्या।
Yes, there are lots of questions are there, so we will take a question. रेस तो अभी लेना नहीं है, रेस के लिए तो अलग से पढ़ाएंगे. ये ले लो, ये जेएससी का क्वेश्चन ले लो, ये देखो, ये टेक दिस क्वेश्चन. दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. गॉट इट? ले लो अभी इसमें. Jesse goes to office at a speed of 6 kilometers per hour and return to her home at a speed of 4 kilometers per hour. If it takes 10 hours in all, what is the distance between her home and office? ये अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे आंसर इसका. हा हॅलो. हा, मी काय बोलतो, तुम्ही रेस्ट घ्या. ओके, काय असेल विश्रांती घ्या. जर समजा संध्याकाळी बरं वाटलं, समजा चुकून समजा, ठीक आहे, तर 1 तास कृपया करून 1 तास तरी फक्त करू आपण, ठीक आहे? काय म्हणाल ना? तुम्ही रेस्ट घ्या. तुम्ही रेस्ट असं आता नका कमिट करू. तुम्ही रेस्ट घ्या, कारण की सर काय समजूनच जायचं एकमेकांना, ठीक आहे? तुम्ही रेस्ट घ्या. हा, गोळी वगैरे घ्या आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळी जर बरं वाटलं तर एनी टाइम मी 8 वाजेपर्यंत कधीही अवेलेबल आहे, कधीही मी करायला तयार आहे, ठीक आहे? मला फक्त 1-1.5 तास फक्त द्या तुम्ही. हा, 1-1.5 तास फक्त द्या. काय प्रॉब्लेम? हा, काही प्रॉब्लेम नाहीये, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण तुम्ही आज जर झालं ठीक तर मला सांगा. नाही, ते ठीक आहे, पुढच्या वेळी करू आपण, काय प्रॉब्लेम नाहीये. समजा आज झालं तर सांगतोय, जर तुम्ही मला मेसेज करा, 4-5 वाजता मेसेज करा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि मी काय एक्सपेक्ट नाही करत आहे. तुम्हाला बरं वाटलं, असं वाटलं की सर 1 तास आपण 1 तास फक्त करून येऊ, 1 तास पण भरपूर झाला सर, ठीक आहे? माझं प्रिपरेशन फुल आहे, त्यामुळे 1 तास भरपूर झाला. हा, चला बाय. हा, बाय बाय, चला बाय. हा, यस, इसका आंसर बताओ, किसको मिला इसका आंसर? आया किसी को आंसर? जयशी गोज टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हर होम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. तो देखो, पहली बात तो ना यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल के ले लो. देखो, स्पीड फॉर्मूला तो पता है. फॉर्मूला क्या पता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर फॉर्मूला. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर फॉर्मूला. ये तो आपको पता है, राइट? तो स्पीड क्या लोगे यहाँ पे? 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हर होम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. तो इसका तो मैंने बता दिया आपको, 2x y अपन x प्लस वाई, 2x y अपन x प्लस वाई. ये तो आप ले सकते हो यहाँ पे, बराबर है? निकलो अभी क्या होता है. 6 कितना होता है ये? 6 इंटू 6 4 जा 24, 24 जा 48, बराबर, डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना हुआ? मतलब हुआ 4.8 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हुआ 4.8 किलोमीटर पर. डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो x ले लो यहाँ पे. और शी टेक्स 10 आवर्स इन ऑल. कितना टाइम लग रहा है उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? उसको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं. दैट्स इट. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 48 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा. लेकिन x क्या है पता है क्या आपको? व्हाट इज दिस x पता है आपको? ओके, ऑफिस टू होम ना. जैसी गोस टू, ये देखो, ये होम डिस्टेंस टोटल आया है. देखो, ये होम और ये ऑफिस, बराबर है? तो यहाँ क्या हुआ? देखो, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना, ये फॉर्मूला ये कब अप्लाई होता है? फॉर्मूला बताओ. ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है? जा रही है और वापस आ रही है. 2x1 अपन x प्लस वाई कब होगा आपका? जा रही है और वापस आ रही है. तो जाके वापस आ रही है तो 2xy अपन x प्लस वाई. ओके, तो इसका मतलब जाने का भी डिस्टेंस ऐड हो रहा है, उसमें आने का भी डिस्टेंस ऐड हो रहा है. तो जाने का और आने का डिस्टेंस 48 किलोमीटर है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर. समझा आपको मैंने क्या बोला? Yes, got it, sir. ये जो 48 किलोमीटर है ना, 48 किलोमीटर इज जा रही है और वापस आ रही है. तो टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर. Yes. उन्होंने बोला व्हाट इज द
डिस्टेंस बिटवीन आवर ऑफिस एंड होम, तो ऑफिस और होम का डिस्टेंस तो भाई जाने, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। और ये जो हैंडआउट है, हैंडआउट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ऐसे के ऐसे यही हैंडआउट आपको मिल जाएगा। आपको क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व फ्रॉम दिस, एंड देन ये जो भी अपना, हाँ अभी नेक्स्ट मैंने बोला कि अभी देर इज रेगुलर में मंडे टू संडे के बीच में रेगुलर डेज में कोई लेक्चर है, इसका मतलब द लेक्चर इज ऑफ सागर सर, ठीक है। एक्सीलेंट फैकल्टी, ओके, एंड कंप्लीट फैकल्टी। अभी क्या है कि देर इज नो उनको मतलब ही इज कंप्लीटली फोकस्ड कि पूरा उनको ये एक ही चीज वो कर रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस है उनका, तो ही इज इवन मच बेटर फैकल्टी देन मी। तो अभी मेरा अगर कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो उनका मेरे से भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। So attend him, cooperate him properly, and we will see next Sunday. Thank you. और संडे का जो पब्लिक स्पीकिंग का जो भी है, आप अटेंड करने की कोशिश करो, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा वो, ठीक है। हेलो, क्या या संडे क्या संडे, हाँ बोला। हाँ सर आपने पहले जो एग्जाम्स का जो पीपीटी दिखाया था ना, वो आप शेयर कर सकते हो क्या? हाँ, आपके इसमें आ जाएगा ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा वो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो, हाँ सर, हाँ बोलो। सर अभी 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 जो सम सम अभी हो चुका है ना सर, अभी 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 कितने कितने से हो चुका है, अभी अभी से कितना हो चुका है ना सम, अभी बाकी है क्या अभी? हेलो सर, कितने से हो चुका है अभी अपना? क्या क्या बोल रहे हो?